Hello everyone, welcome to the Rishabh Tiwari publication Civil Services Wizard. Today we are going to have our main topic organic farming. बहुत छोटा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। इसमें मेंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखते हैं तो 2 मार्कर और 7 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। 10 मार्क क्वेश्चन बनने की कोई गुंजाइश इसमें है नहीं। बहुत सिंपल छोटा टॉपिक है। सबसे पहले आता है कि आपसे 2 मार्कर क्वेश्चन पहले ही अगर इसकी बात करें तो पीएससी की आदत रहती है कि सिलेबस में जो चीज़ें लिखी रहती है उसको जो कहते हो उठा के पूछ देना। तो आइए जान लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन देखते हैं। एन एग्रीकल्चरल प्रोसेस दैट यूजेस बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्ट कंट्रोल एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट वेस्ट। जो नॉर्मल फार्मिंग है और एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसमें हम कोई भी मार्केट का केमिकल्स या फर्टिलाइज़र जो ह्यूमन मेड है इंडस्ट्री से लाकर अपने फार्म में नहीं डालते हैं। जो भी हम इसमें फर्टिलाइज़र या पेस्ट कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं वो सब कहाँ से लेते हैं, हम एनिमल और प्लांट वेस्ट से बनाते हैं। चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सीधे सीधे 7 मार्क का क्वेश्चन आपका बन सकता है। एडवांटेजेस क्या हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तो आपको ये मेन जो बुलेट्स हैं इनको याद रखना है। पहला इकोनॉमिकल, दूसरा गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तीसरा हाई डिमांड, फोर्थ न्यूट्रिशनल और फिफ्थ है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अब आइए थोड़ा सा इनके बारे में अंदर जान लेते हैं। इकोनॉमिकल कैसा होता है कि भाई जब आप खेती करते हो तो क्या होता है कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे हो तो बाहर से आपको खेती करने के लिए सीड्स लाने पड़ेंगे, और सीड्स ऐसे लाने पड़ेंगे जिनकी कैसी, जो हाई यील्डिंग हो, जिनकी उपज अच्छी हो। इसके बाद चलते हैं कि आपको फर्टिलाइज़र्स खरीदना पड़ेगा ताकि जो भी कीट वगैरह आपके अगर फसल में लगते हैं तो उनको उनसे फसल को कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि हमारे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हमें अगर कमाना था 10 रुपये, तो हो सकता है कि हमारी 8 रुपये लागत ही लग गई खेती करने में, तो मैं मुनाफा कितने का हुआ भाई, 2 रुपये का हुआ। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर देखते हैं कि सब चीज़ भाई आपकी नेचुरल है, सीड्स भी आपके नेचुरल हैं। सीड्स नेचुरल होने के बाद फिर आपको मार्केट से कोई फर्टिलाइजर्स वगैरह क्या है परचेज़ नहीं करना है, फर्टिलाइजर्स वगैरह परचेज़ नहीं करना है। जो भी है खाद वगैरह आप डाल रहे हो तो हो सकता है कि आपके यहाँ पशु हों, गाय वगैरह हों, तो उससे गोबर से ही खाद बन जाती है। तो वो क्या है आपकी नेचुरली जनरेट हो जा रही है, उसमें आपको कोई भी मार्केट में जाके एक्सपेंस नहीं करना पड़ता है। तो इधर भी मान लीजिए 10 रुपये में ही बिकी वही चीज़, पर यहाँ हमारी लागत कितनी आ रही है, मान लीजिए 3 रुपये आ रही है। तो क्या है यहाँ पे हम 7 रुपये मुनाफा कमा रहे हैं, समझिएगा बात को। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाती है, इकोनॉमिकल हो जाती है। इसके बाद गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सेम चीज़ मैंने भी बताया कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट था इकोनॉमिकल, इसी से कनेक्ट कर लेते हैं इसको। गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे गुड रिटर्न हो जा रहा है कि भाई यहाँ लागत है जो मात्र 3 रुपये ही लग रही है, वहाँ पे नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग में लागत कितनी लग रही है, 8 रुपये लग रही है। तो जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ हम 3 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न हमें अच्छा मिल रहा है। अगला चलते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल। लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। आप देखेंगे खादी वगैरह के जो साबुन हैं, सोप्स वगैरह हैं, उनकी डिमांड अच्छी है क्योंकि वो क्या है, प्योर है ना, बढ़िया उनको बनाया जा रहा है, उसमें कोई ऐसा सच कोई विशेष केमिकल नहीं मिलाया जा रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डिमांड भी अच्छी खासी है। अपने इंडिया की अगर बात करें, अपने देश की बात करें तो इंडिया में भी अच्छी है, और इंडिया के बाहर आप करते हैं अगर अक्रॉस द ग्लोब की बात करते हैं तो वहाँ भी अच्छी खासी डिमांड है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, विच जनरेट्स मोर इनकम थ्रू एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों का तो आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती है, इंडिया के बाहर की बात करें। अगले पॉइंट में चलते हैं, न्यूट्रिशनल। अब आप मार्केट में जाते हैं तो आप दो तरह की लौकी देखते होंगे, लौकी की सब्जी जो खाते हैं अपन, दो तरह की लौकी देखते होंगे। एक बहुत बड़ी रहती है जिसका आकार क्या रहता है, एकदम जैसे जहाँ से उसकी छोर रहती है वहाँ से एकदम जिस साइज़ की रहेगी प्योर उसी साइज़ की रहेगी, मतलब कहीं भी छोटी बड़ी नहीं रहती, एकदम बराबर रहती है। तो ये क्या रहती है, इंजेक्शन वाली। इसकी पहचान क्या है, ये इंजेक्शन वाली लौकी है। और अगर आप देसी लौकी देखेंगे तो उसको यहाँ पे स्टार्टिंग में पतली रहेगी, लास्ट में जाके चौड़ी हो जाएगी, ठीक। तो इधर पे क्या हो रहा है कि कोई चीज़ है जिसकी बढ़ने की क्षमता कम है, उसको आप अगर ज़बरदस्ती बोलोगे कि नहीं तू बढ़, तो क्या वो न्यूट्रिशनल होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप उसको ज़बरदस्ती बढ़ा रहे हैं उस प्रोडक्ट को, कहीं ना कहीं आप केमिकल्स फर्टिलाइजर्स वगैरह जो मार्केट के हैं उनको डाल डाल के जो उनकी बढ़ने की क्षमता है उससे ज़्यादा आप उनको प्रेरित कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट न्यूट्रिशनल कम होगा, टेस्टी कम होगा, और
भाई केमिकल्स डाल रहे हैं तो हेल्थ के लिए गुड तो हो ही नहीं सकता है। तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में तो नेचुरल खाद डल रही है, ऐसा कोई केमिकल्स हम यूज नहीं कर रहे हैं। जो उसका भाई जो जिस तरह का सीड है, जितनी उसकी उपज है या जितनी उसकी कैपेसिटी, जितना तो उसको बढ़ना है उतना ही बढ़ेगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाता है, उसमें टेस्ट अच्छा इन्हेंस होता है, न्यूट्रिशनल भी रहता है और गुड फॉर हेल्थ रहता है। अगली बात करते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे हो जा रहा है भाई, कि जब हम कोई केमिकल्स ही यूज नहीं कर रहे हैं, गोबर की खाद ही यूज कर रहे हैं अपने उसमें खेत में, तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी भी खराब नहीं हो रही। मिट्टी खराब नहीं हो रही है, सॉइल पॉल्यूशन के साथ वाटर पॉल्यूशन नहीं हो रहा, किसी प्रकार का एयर पॉल्यूशन नहीं हो रहा। आपको मैं बता दूं कि जो कीटनाशक छिड़का जाता है उसकी स्मेल इतनी भयानक रहती है कि उससे सर चढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम कोई भी ऐसा केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं, फ्री ऑफ केमिकल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है। यहाँ तक की बात थी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस था नहीं कि समझने में कठिनाई जा रही हो। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एडवांटेजेस की बात तो अपन ने कर ली। अब गुरु डिसएडवांटेजेस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। पहली चीज़ क्या है, इसमें जो पॉइंट है वो इनकॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है लैकिंग द नेसेसरी स्किल टू डू समथिंग वेल। मतलब कि हमारे पास कुछ स्किल्स का लैक होना, जिसके कारण हम किसी क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। इसकी मीनिंग होती है किसकी, इनकॉम्पिटेंट की। द मेजर इशू ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द लैक ऑफ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला क्या है, इनकॉम्पिटेंट क्यों हो रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस में। दूसरा हम क्या लैक करते हैं कि हमारी जो मार्केटिंग है प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस में वो अच्छी नहीं हो पाती है। दो चीज़ें आनी चाहिए इनकॉम्पिटेंट। दूसरा क्या है, लेस प्रोडक्शन। आजकल क्या है कि जो प्रोडक्ट्स हम ऑप्टेन कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के आर लेस इन द इनिशियल ईयर्स, क्या है, एज कम्पेयर टू द दैट ऑफ द केमिकल प्रोडक्ट्स। अगर हम नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो वहाँ हम जो बीज बो रहे हैं उससे हमको उपज ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम उपज मिल रही है। तो इससे क्या हो रहा है, फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एकोमोडेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्टर सेल्फ लाइफ, जाने के पहले मेरी एक पॉइंट, एक चीज़ छूट गई है, उसको मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक शब्द आया है HYV सीड्स। ठीक, HYV सीड्स आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इससे। व्हाट आर HYV सीड्स, तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। जस्ट अ मिनट। चलिए, क्या फुल फॉर्म बताया इसका अपन ने, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये तो हो गया फुल फॉर्म। अभी किस तरह के सीड्स होते हैं, जो आम सीड्स रहते हैं ना उनसे बहुत अलग रहते हैं। इनको ऐसा डेवलप किया जाता है कि इसमें आपको किसी तरह का कीटनाशक या कुछ भी उर्वरक, फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऐसे सीड्स होते हैं जो सेल्फ रेसिस्टेंस देते हैं किसको, कोई भी डिसीजेज़ हो, डिसीजेज़ के साथ साथ इंसेक्ट्स की बात हो, जैसे इंसेक्ट्स लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं फसल में, तो ये ऐसे सीड्स है कि ना कीट ही लगने देते हैं ना अपने आप को कोई बीमारी होने देते हैं। जैसे अपनी बॉडी है ना, अपनी बॉडी बहुत सी डिसीजेस को होने हो ना पाए इसके लिए रेसिस्टेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए कहते हैं अपना इम्यून सिस्टम। वैसे ही ये HYV जो सीड्स हैं इनमें ऑलरेडी एक इम्यून सिस्टम, इनको ऐसा डेवलप किया जाता है कि इनमें इम्यून सिस्टम भी डेवलप कर दिया जाता है, ताकि ये इनमें होने वाले रोग हैं जो फसलों में, सीड्स में, उनसे, जो इंसेक्ट्स लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उनसे क्या है सबको रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है खुद ब खुद। ये कहलाते हैं HYV सीड्स। इसके साथ साथ 2 पॉइंट तो ये हो गया, 3 पॉइंट हो गए। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसका फुल फॉर्म है, पहला बात क्या, इसमें मैंने बताई कि ये ऐसे डेवलप किए जाते हैं कि रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट्स और डिसीजेस दोनों को। अगली बात क्या, कि रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकी जो कैपेसिटी रहती है, हाई यील्डिंग कैपेसिटी रहती है, यही शब्द यूज करना है, हाई यील्डिंग कैपेसिटी। इनकी उपज की क्षमता भी क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है नॉर्मल सीड से। आइए चलते हैं फिर डिसएडवांटेजेस में। तो अपन ने इनकॉम्पिटेंट देख लिया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहे हैं, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट लैक कर रहे हैं, इस कारण हम इनकॉम्पिटेंट हो जा रहे हैं। इनकॉम्पिटेंट की मीनिंग क्या बताई मैंने, लैकिंग द नेसेसरी स्किल टू डू समथिंग वेल। लेस प्रोडक्शन की बात मैंने बता दिया कि जिस अगर नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग से कंपेयर करते हैं
और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो तो क्या होता है, यहाँ पे जो उपज है वो हमारी कम हो रही है, तो फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अकोमोडेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगले पॉइंट की बात कर लेता हूँ, शॉर्टर सेल्फ लाइफ। अब भैया अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट्स देखते हैं कि जो ये अपनी चिप्स आती है, डायमंड चिप्स हो गई और भी जो वेरियस कंपनीज़ हैं, उनकी चिप्स के क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल वही चिप्स अपने घर में बनाते हैं, ठीक है, और उसको समय से आप अगर आप ख़त्म नहीं किए तो क्या होता है, ख़राब हो जाती हैं। और अगर उन्हीं चिप्स की बात करता हूँ जो मार्केट में आ रही डायमंड चिप्स और भी जो वेरियस ब्रांड्स हैं, उनमें क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव्स डाल दिया जाता है, ऐसी गैस भर दी जाती ताकि उनकी लाइफ बढ़ जाए। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि यहाँ पे कोई हम केमिकल्स का उपयोग तो कर नहीं रहे हैं, सीधे हमारी ऑर्गेनिक पे बात हो रही है कि जो भी नेचुरल हम प्लांट्स और एनिमल्स के एक्सट्रैक्ट है उससे हम खेती कर रहे हैं। तो सीधी सी बात क्या निकल के आई यहाँ पे कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं है मोर फ्लॉस। फ्लॉस क्या है कि शॉर्टर सेल्फ लाइफ रहती देन दैट ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल प्रोडक्ट्स, इनकी लाइफ क्या रहती है, शॉर्ट रहती है। अगली बात करता हूँ लिमिटेड प्रोडक्शन की। ऑफ सीजन क्रॉप्स आर लिमिटेड एंड हैव फियर ऑप्शंस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे बात कर लेते हैं कि मटर, हमारे बघेलखंड में या बुंदेलखंड की बात कर ले तो वहाँ मटर बोला जाता है, ठंडियों में आता है हरा हरा, जिसको पुलाव वगैरह में डालते हैं। इंदौर या मालवा क्षेत्र में उसको बटले कहते हैं। अब ये क्या है, सीजनल क्रॉप्स हैं भाई, सीजनल क्रॉप्स हैं, ठंडी में ही बस उगाए उगाए जाते हैं। तो लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप्स, ऑफ सीजन क्रॉप्स का क्या रहता है, यहाँ पे लिमिट रहती है। अगला चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टू टाइप्स की बात होती है। पहली होती है प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग और दूसरी होती है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोनों में केमिकल्स का उपयोग कहीं नहीं हो रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसमें तो सर लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स विद कंप्लीट अवॉइडेंस ऑफ इनऑर्गेनिक मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स। यहाँ क्या लिख रहा है पहले वाले में कि कंप्लीट अवॉइड कर रहे हैं हम इनऑर्गेनिक मैन्योर एंड पेस्टिसाइड, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम कंप्लीटली इन अवॉइड कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट में क्या होता है कि इसमें लिख देता है कि इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड पेस्ट मैनेजमेंट। तो अब लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पहली वाली प्योर है, मतलब इसमें कहीं केमिकल्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और दूसरी वाली में कहीं ना कहीं हल्का केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल गलत है। ये दोनों में ही केमिकल्स का उपयोग कहीं भी नहीं किया जाता है। अगर केमिकल का उपयोग कर दिए भाई तो अपनी फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कहाँ से रह जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। पहली वाली को तो मैंने बता दिया कि एकदम सिंपल सादी खेती है भाई, खाद डाल दिए गोबर की, है ना, और प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से जो नीम वगैरह हो गए उसी से अपन ने क्या किया, वो बना दिया, पेस्टिसाइड्स वगैरह बना दिए और खेती कर लिए। दूसरे में क्या होता है कि ये प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही एक सब टाइप समझ लीजिए कि इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है ना, डिमांड ज़्यादा होती है तो हम इसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी लगाते हैं कि भाई, आपको मैंने पीछे ड्रॉबैक्स बताए थे कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर्स वाली खेती में, इनऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि उपज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो ये दूसरा टाइप आ जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं, हम दो चीज़ों के ध्यान रखते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं और दूसरा पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या देखा जाता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट के, कि भाई मेरा जो लैंड है, मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन है, उसकी मिट्टी कैसी है ना, मिट्टी कैसी है, ये मिट्टी मान लीजिए ठीक ठाक है, गोबर की खाद से ही काम चल जाने वाला है तो भाई वो डाल दिया। अगर गोबर की खाद से काम नहीं चलने वाला है तो कोई और ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर अपन को देखना पड़ेगा, ग्रीन मैन्योर भाई, जो सब्जी या और भी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनसे बनाई गई है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखा जाता है कि हम उस चीज़, उस लेवल को न्यूट्रिएंट मैनेज कर लें। फिर पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इसमें पेस्ट मैनेजमेंट भी देखा जाता है कि भाई फसल में अगर कोई कीड़े लगे ही नहीं हैं तो हम ज़बरदस्ती क्यों करेंगे। मान लीजिए कीड़े लग जाते हैं तो उसकी स्टडी की जाती है किस तरह के कीड़े लगे हैं, तो इसमें क्या ऐसा डाला जाए कि हमारे जो कीड़े हैं वो मर जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें अपनी जो केमिकल फर्टिलाइज़र वाली हो रही है फार्मिंग, उसमें क्या कर रहे हैं हम कि कीटनाशक है भैया डाल दो, लगे हो चाहे ना लगे हो, एडवांस में डाल देते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें हम न्यूट्रिएंट भी मैनेजमेंट करेंगे अपने लैंड के हिसाब से कि किस तरह का ऑर्गेनिक मैन्योर हमें डालना है इसमें, और पेस्ट मैनेजमेंट किस तरह करना है। इसमें मैं दो नाम भी बता दे रहा हूँ पेस्ट मैनेजमेंट का, आप इंक्लूड कर सकते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं। पहला क्या है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा नाम का एक यूज करते हैं। दूसरा एक व्यूवेरिया, BEAUVERI, ये दो यूज़ करते हैं अपन। ठीक,
तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि सीधी सी सिंपल बात ये दिमाग में बैठा लीजिए, प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग में एज सच कोई अपने पर टारगेट नहीं रहता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं करना रहता है, केमिकल फर्टिलाइजर से टोटल दूर रहते हैं। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हम केमिकल फर्टिलाइजर से टोटल दूर रहते हैं, लेकिन अगर हमको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है कहीं ना कहीं तो इसमें उपज कम होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट कर देते हैं कि भाई न्यूट्रिएंट को मैनेज करना है तो किस तरह की ऑर्गेनिक मैन्योर हम डालें कि हमारे खेत में उस तरह की बढ़िया न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो जाए। और पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं स्टडी करके कि भाई किस तरह का पेस्ट मैनेजमेंट करना है, अगर कोई ज़रूरत नहीं तो नहीं करेंगे, अगर लग रहा है कि हाँ इस तरह का कोई कीट लग गया है जिसमें फीमेल बहुत ज़्यादा है तो उनकी ग्रोथ रोकने के लिए क्या करते हैं, मेल टाइप के पेस्ट छोड़ दिए जाते हैं तो फीमेल को खा जाते हैं। आप बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते ही क्वेश्चन अगर आ जाए कि वाई देयर इज नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एमबीपीएससी पूछ दे, तो इट इज सिमिलर टू एडवांटेजेस। ये एडवांटेजेस पड़ गया है ना, ये सिमिलर टू एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सेम। थोड़ी सी इसमें चीज़ें बस डिफरेंट कर देना है अपन को। पहला पॉइंट डाल दीजिए कि एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो फर्टिलिटी आपकी साइल है वो रिड्यूस हो जाती है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल तो रिड्यूस होती है, साथ में सॉइल, वाटर और एयर पॉल्यूशन भी समस्या में आ जाते हैं। मतलब समस्या में क्या आ जाते हैं, सॉइल वाटर और एयर समस्या में आ जाते हैं, पॉल्यूशन कॉज होता है। अगला तीसरा बहुत अच्छा पॉइंट ये रहेगा कि हमको इकोसिस्टम को कंजर्व करना है। वैसे ही पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, इसको कम करना है कहीं ना कहीं। और अगर ये पॉइंट अगर आपकी आंसर राइटिंग में आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो चेक करने वाला कॉपी बिल्कुल खुश हो जाएगा, वाह शाबाश क्या लिखा है। तो नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सिमिलर है लाइक एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बस इसमें थोड़ा सा आपको चेंज कर देना है ये सब पॉइंट्स लिख के कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, इकोसिस्टम को कंजर्व करना चाहते हैं, सॉइल वाटर और एयर पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज के कारण जो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही कहीं ना कहीं, उसको भी ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। इसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट डाल दिए इन एक्सपेंसिव फार्मिंग है। इसमें कोई एक्सपेंस नहीं, मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता दिया था कि भाई सब कुछ नेचुरल अपन यूज कर रहे हैं, गोबर की खाद हो गई या बीज हो गए सब अपने घर का है ना, कहीं मार्केट से अपन परचेज करने तो जा नहीं रहे हैं, तो एक्सपेंस कम आ रहा है और इनकम बढ़िया हो रही है, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए अच्छा है। इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ड्यू टू सेफ्टी ऑफ फूड। अब आजकल देखिए कि भाई विभिन्न तरह की बीमारियां हो रही हैं, टाइफाइड हो जाता है, पीलिया हो जाता है, खराब खराब खा लो तो ऐसे में क्या है कि डिमांड भी अच्छी खासी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, मैंने आपको पहले ही बताया स्लाइड में कि जो खादी के साबुन हैं आपका आजकल जाएंगे काफ़ी महंगे भी आ रहे हैं, उनकी डिमांड अच्छी है क्योंकि इसमें केमिकल्स का बहुत कम से कम यूज किया जा रहा है। इसी तरह है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एकदम नेचुरल खाद से बनाया जा रहा है तो लोग भी क्या शुद्ध खाना पसंद करेंगे ना भाई, खराब क्यों खाना पसंद करेंगे, तो ये एक नीड है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। चलते हैं मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाए अगर, तो इसमें आपको क्या लिखना, पहला लिखना क्रॉप रोटेशन इंटर क्रॉपिंग। अब क्रॉप रोटेशन इंटर क्रॉपिंग में आपको बेसिक से डिफरेंस बता दे रहा हूँ, क्रॉप रोटेशन क्या होता है और इंटर क्रॉपिंग क्या होता है। ये दोनों जगह जो डब्बे दिख रहे हैं आपकी 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन में पहले आपने क्या किया कि इसमें पहले गेहूँ लगाया, ठीक, एक सीजन में गेहूँ लगा दिया। अब क्या किया, इसके बाद दूसरी फसल लगा दी, इसमें रोटेशन सब समझ रहे हैं आप, रोटेट कर रहे हैं, फसलों को रोटेट कर रहे हैं। पहले गेहूँ लगा दिया, फिर चना लगा दिया, फिर छौल लगा दिया, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूँ की खेती कर रहे हैं। इससे क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ये सबसे पहला पहलू रहता है क्रॉप रोटेशन। इससे क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहती है, उसके मिनरल्स और ये जो जो भी मतलब उसकी फर्टिलिटी में पाए जाने वाली तत्व हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। अगली बात करते हैं इंटर क्रॉपिंग की। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है कि 1 बीघा खेत को आधा आधा बीघा कर दिया, आधे में कुछ फसल लगा दी और आधे में कुछ फसल लगा दी, तो ये कहलाती है इंटर क्रॉपिंग, मतलब कि एक ही समय पे दो क्रॉप्स उगाना। ठीक, ऑर्गेनिक फार्मिंग के दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू। इसके बाद इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आपको पीछे बता ही दिया है मैंने कि किस तरह का कीट लगा हुआ है भाई, उसकी स्टडी करने के बाद उस हिसाब से उसमें बायो पेस्टिसाइड्स अपन को यूज करने हैं। दो एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे बताए थे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया, पीछे भी बताया था आपको, ये आप इसको अपने इसमें एग्जाम्पल्स में डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल फर्टिलिटी के लिए क्या करते हैं अपन, बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर रहे हैं और बर्मी कंपोस्टिंग। ये बर्मी कंपोस्टिंग 2 नंबर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन में आप पढ़ा करते थे कि ये जो अर्थवॉर्म रहती हैं
इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जो मिट्टियाँ हैं ना, इनको ऐसे छेद छेद करके इनमें से इनको सेल्फ प्लॉइंग बना देती है। ऐसी एक बैक्टीरिया की बात करूँगा, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है भाई? राइजोबियम जो अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए ना, तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग के अंतर्गत आते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स की बात कर ही लिए। वेस्ट मैनेजमेंट, लास्ट इसमें पॉइंट क्या रहता है? वेस्ट मैनेजमेंट। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आपको ये 1 2 3 4 5 डब्बे याद रख। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ करंट पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। अगर अपने यहाँ जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं कौन कौन से भाई? मंडला, डिंडौरी, बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर। दे आर कंड्यूसिव टू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं मंडला, डिंडौरी, बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर। ये आज भी केमिकल सेमिकल का यूज नहीं करते हैं। यहाँ के लोग बढ़िया से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर ही ध्यान देते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया हम सब जानते हैं, सिक्किम है। ये इसको एक फैक्ट यूज कर सकते हैं आप। अब अपनी लास्ट स्लाइड में चलते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं एमपीपीएससी मेंस में। तो 2 मार्कर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सिंपल सिंपल से हैं। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, एक ये बन सकता है। तो आपको सीधे से लिख देना है कि एग्रीकल्चर विच ओनली यूजेस ऑर्गेनिक मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, है ना। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का टोटल बहिष्कार करते हैं उन्हीं को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं। ये मुल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है 2 नंबर में। मुल्चिंग में क्या होता है आपको बता दूं कि जैसे कोई फसल है, ठीक, इसकी ये जड़ है, इसमें क्या किया जाता है? मुल्चिंग की एक फिल्म लगा दी जाती है, इतना काट दिया जाता है। अपने खेतों में देखा होगा, ऐसे मेड़ बनी रहती हैं ऐसे, ये ऐसे इस मेड़ में मान लीजिए कोई फसल लगी है, तो इसमें क्या करेंगे? मुल्चिंग की फिल्म लगा देंगे। यहाँ पे इतना एरिया कट कर देंगे जहाँ से इसकी स्टेम निकली हुई है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक्सेसिव हीट वगैरह पड़ती है ना, तो ये जड़ें ख़राब ना हो, इसमें एक्सेसिव हीट ना जाए, या इससे जो ट्रांसपिरेशन है वाटर का वो ज़्यादा ना हो। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? मुल्चिंग नाम की प्रोसेस यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं? एक तो फिल्म लगा सकते हैं, या आप जैसे भूसे वूसे के जो वो निकलते हैं, कचरा निकलता है, उससे भी ढाँक दीजिए, है ना। या वेजिटेबल्स के कोई ऐसे कुछ कचरा निकलते हैं जो सूख चुके होते हैं, जैसे कि भुट्टे का अपन वो कहते हैं, उसके जो खाल रहती है, उसको ऐसे करके ढाँक दीजिए। उससे क्या होता है कि भाई सूर्य की रोशनी पड़ेगी, सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो एक्सेसिव हीट नहीं होगा, या इसमें पानी जो डाल रहे हैं तो पानी का वाष्पीकरण कम होगा। अगला चलते हैं, क्रॉप रोटेशन आपको बता ही दिया है कि क्रॉप का रोटेट होना मतलब आप एक समय पे, जैसे कोई समय गेहूँ लगाया, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्रॉप लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आप गेहूँ लगा रहे हैं तो गेहूँ गेहूँ की ही खेती कर रहे हैं। उससे क्या होता है भाई? फर्टिलिटी सॉइल की डिक्रीज होती है। तो क्रॉप रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे पहला पहलू है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ग्रीन मैन्योरिंग आप रेडी कर लीजिएगा। वर्मी कंपोस्टिंग आप रेडी कर लीजिएगा। पीछे आपको मैं बताया भी, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया, अर्थवर्म के बारे में डिस्कस किया, है ना। तो ये सब किसके? ये सब कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के भाई। अगला चलते हैं, 7 मार्कर थोड़ी सा टेढ़ा बना सकता है पीएससी चाहेगा तो। हाउ डू ऑर्गेनिक फार्म्स मैनेज फर्टिलिटी। ऑर्गेनिक फार्म्स भाई फर्टिलिटी कैसे मैनेज करते हैं, है ना। क्या लिखेंगे इसमें? इसका आंसर बनाइएगा बढ़िया से, ये लिए आपके लिए होमवर्क है। डू ऑर्गेनिक फार्मर्स टेक एनी प्रिकॉशंस व्हेन दे अप्लाई मैन्योर ऑन ऑर्गेनिक फार्म्स। क्या जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले इस किसान हैं, वो जब मैन्योर अप्लाई करते हैं ऑर्गेनिक फार्म्स में, तो क्या कोई प्रिकॉशंस लेते हैं उसके पहले? एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तीसरा, हाउ आर इंसेक्ट पेस्ट मैनेज ऑन ऑर्गेनिक फार्म्स। इंसेक्ट पेस्ट कैसे मैनेज किए जाते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया। तो ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया, आप लिख सकते हैं कि इनको इनके थ्रू मैनेज किया जाता है। कुछ नाम आप रट के रखिए इनके लिए, है ना। हाउ आर वीड्स मैनेज ऑन ऑर्गेनिक फार्म, फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर क्रॉप डिसीजेज मैनेज्ड ऑन। क्रॉप की जो डिसीजेज हो जाती है उसको कैसे मैनेज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्म से, क्योंकि भैया यहाँ कोई HYV सीड्स तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, मार्केट से ला रहे हैं ना, नेचुरल सीड यूज कर रहे हैं। तो इनके आंसर्स आपको क्या करना है? रेडी कर लेना है। और ये लास्ट आज आपके लिए एक दिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। ऐसे धीरे धीरे करके हम ये पूरे मेंस के सिलेबस को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।